हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। इस सीरीज में हम एनएससीजेएस के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है अभी। और इसमें अभी हम करंटली इस चैप्टर के ऊपर है। अभी हमारा वेक्टर्स चैप्टर है जो ये रनिंग है, और कैलकुलस चैप्टर जो है वो हमने कवर कर लिया है, और आने वाले सेशंस में हम ये सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको इन केस कैलकुलस का जो पुराना पार्ट है वो देखना है, तो आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे वो सारे सेशंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब वेक्टर चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वेक्टर चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इनमें से ये हो चुका है, ये हो चुका है, और आज के सेशन में हम ये कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में मैं यूनिट वेक्टर और रेजोल्यूशन, ये दोनों चीजें, इनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनएससीजेएस रैंकर्स बैच के बारे में। तो बच्चों ये बैच स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल को। ठीक है, और इस बैच के अंदर एनएससीजेएस 2024 की तैयारी कराई जा रही है। इस बैच में आपको मिलेंगे 150 प्लस लाइव सेशंस। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स दैट 2 सेशंस पर सब्जेक्ट पर वीक इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड रेगुलर टेस्ट आर गोइंग टू हैपन as per the NSCJS pattern. ठीक है, you will get the mentorship and the guidance of the teachers. We will put you all the students who join this batch. We will make a telegram group of those students, और telegram group के अंदर आप academic discussion कर सकते हैं। आपको जिन क्वेश्चंस के में डाउट आ रहा है, आप उन डाउट्स को टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर टीचर्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं और टीचर्स भी वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सैम सपोर्ट क्या होता है? तो सैम रेफर्स टू स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो वेदांतु में एक पर्टिकुलर पर्सन, दे विल बी लाइक ही और शी विल बी कनेक्टेड विथ यू, एंड आपकी अगर कोई भी कंसर्न है वेदांतु को लेकर, आप उनको अपने कंसर्न बताएंगे, एंड दे विल कनेक्ट यू विद द राइट पीपल एट द राइट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तत्व क्या होते हैं? तत्व आर दी कंटेंट, दे आर दी बुकलेट्स दैट वी शेयर टू विद आवर स्टूडेंट्स। इसके अंदर थ्योरी भी होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलेगा। आपको तत्व की सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएगी। जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे, एंड क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर्स ज्यादा एक्सप्रेसिव रहते हैं, जहां पे वो इंग्लिश यूज करना चाहे वहां पे इंग्लिश यूज कर लेते हैं, जहां पे हिंदी यूज करना चाहे वहां पे हिंदी यूज कर लेते हैं। सो दैट इज मोर एक्सप्रेसिव फॉर द टीचर्स। और बच्चों, अब आती है बात कि इस कोर्स की प्राइस क्या होगी। तो बच्चों, इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 4444 रुपीज। और अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज करते हैं वीएस प्रो, तो फिर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और सेम कोर्स आप अराउंड 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट वी विल नाउ बिगिन द एकेडमिक पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज यूनिट वेक्टर। विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर नाउ। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यूनिट वेक्टर्स? तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर जो होते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, दे आर वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड 1, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी। ठीक है, 1 को यूनिटी भी कहते हैं। तो ऐसी वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और इनका जो यूज होता है, ठीक है, इनका यूज होता है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग डायरेक्शंस। ठीक है, दे आर यू अभी कैसे यूज करते हैं मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी आप एक बार पहले लिख लो। ठीक है, नोट्स बनाइए आप। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, और उसको हम यूज करते हैं डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए। और एक और चीज यहाँ पे नोट करने की है, जैसे जनरली हम वेक्टर्स की जब नेमिंग करते हैं, तो हमने जो भी अल्फाबेट यूज किया है वेक्टर का नाम रखने के लिए, हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही वेक्टर सपोज यूनिट मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर हम जो भी सिंबल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एरो नहीं लगा के एक कैप लगाते हैं। इसको कैप प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो कैप अगर किसी सिंबल के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये सिंबल, कि ये जो सिंबल है, या ये जो अल्फाबेट है, ये एक वेक्टर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। नॉट ओनली दैट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस, ठीक है, अभी हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होती है, ठीक है, उसका नाम आई कैप रखा जाता है। ठीक है, तो आई कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आई एक्सिस। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, मतलब कि आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही चीज फॉलो की जाएगी। मतलब कि ये समझ लो कि एक कन्वेंशन बना लिया जिससे हर आदमी को बात करने में आसानी हो। ठीक है, कि अगर हमें एक्स एक्सिस में एक्स के पैरेलल अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम उसका नाम आई कैप रख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए होती है, ठीक है, तो उसको हम यूजुअली जे कैप कहते हैं, उसको जे कैप कहते हैं। और अगर हमें जेड डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको हम यूजुअली
के कैप कहते हैं, के कैप। ठीक है, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप, these are the unit vectors parallel to positive x axis or indicating the positive x direction. ठीक है, similarly j cap is the unit vector parallel to y axis, so it is a direction, like j cap indicates the direction of positive y and k cap indicates the direction of positive z. ठीक है, तो I J K these are the unit vectors. ठीक है, तो इनको हम यूज कैसे करते हैं, मतलब हमने यूनिट वेक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई है यहाँ पे वही प्रिंटेड फॉर्म में, आप इसको याद रखिए। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूनिट वेक्टर इज टू इंडिकेट डायरेक्शन and we use cap to indicate, and conventionally unit vectors along x y z axis are called I cap, j cap and k cap। तो मैंने जितनी भी बातें बताई थी यहाँ पे वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको नजर आ रही है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। सपोज मुझे आपसे कहना है कि एक आदमी 5 मीटर चला है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है मैं उसे सीधे 5 मीटर, ठीक है, और आई कैप मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। आपको याद है कि हमने कहा था कि अगर एक स्केलर को अगर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। इस नए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्केलर टाइम्स द प्रीवियस मैग्नीट्यूड। तो आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 थी, तो जब मैंने इसको 5 आई कैप से मतलब 5 आई कैप लिखा, तो इट मींस अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर, और आई कैप हमें बता रहा है कि ये हमें किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो दिस इज हाउ यूनिट वेक्टर हेल्प्स अस इन राइटिंग वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ ऐसा लिखेंगे जैसे एफ वेक्टर इज 20 न्यूटन इंटू आई कैप। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो ये एफ वेक्टर अब हमने रिप्रेजेंट, मतलब इसको पढ़ते ही अभी मैं ये लिखा हुआ किसी भी अननोन पर्सन को, मतलब किसी भी थर्ड पर्सन को जो कि साइंस का स्टूडेंट है, उसको अगर मैं दिखाता हूं तो वो देखते ही ये इंटरप्रेट कर लेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोर्स विच इज 20 न्यूटन एंड विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड, कैन यू टेल मी गाइस कि ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉसिबली व्हाट इट कुड रिप्रेजेंट? ओके, सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जे कैप था। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन दी y डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, मतलब कि आई जे के, ठीक है, इसको हमने याद कर लिया है कि ये एक्स वाई और जेड रेस्पेक्टिवली इन एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनको यूज करके अब हम अलग अलग वेक्टर्स को लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, सपोज मैंने तुमसे कहा होता कि एक फोर्स है -15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहता कि चलो एक काम करो, इस फोर्स को ड्रॉ करके दिखा दो। ठीक है, कैन यू डू दिस? आई रिकमेंड हियर एट दिस पॉइंट कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड वॉट एवर इज योर अंडरस्टैंडिंग, आप उसके बेसिस पर जो भी ड्राइंग बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर एक बार बना ले। मतलब अपनी कॉपी में एक एक्स एक्सिस बनाए, अपनी कॉपी में एक वाई एक्सिस बनाए, और फिर आपकी जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कहती है F1 के बारे में, आप वो बना ले। ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि गलत है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस इधर बना ली, सपोज मैंने वाई एक्सिस इधर बना ली। ठीक है, इस तरीके से बना लिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है -15 आई कैप, तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में 15 लेंथ को इंडिकेट करने का एक एरो बना दो। ठीक है, और फिर कह रहा है 20 जे कैप, तो यहां से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 20 का। ठीक है, तो ये -15 आई कैप इज दिस एरो। ठीक है, लेफ्ट वर्ड क्यों? क्योंकि माइनस आई कैप था, माइनस था, आई कैप की उल्टी डायरेक्शन थी। और 20 प्लस वाई में क्यों? क्योंकि यहाँ +20 जे कैप है। तो इन दोनों वेक्टर्स, मतलब कि हम यहाँ F1 को क्या लिखा हुआ है, -15 आई कैप +20 जे कैप लिखा हुआ है, तो इन दोनों रेड एरोस का जो सम होगा। ठीक है, आपको याद है कि हम जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करके। तो ये जो ग्रीन वेक्टर है ये F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फोर्स वेक्टर। ठीक है, आ रही है आपको समझ में? ठीक है, दिस इज द फोर्थ वेक्टर। और नोटिस करो कि अब अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि इस F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, यानी कि मैं इस F1 वेक्टर की यानी कि ग्रीन एरो की लेंथ पूछ लेता हूं, तो नोटिस करो कि आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालोगे एंड यू विल डिस्कवर कि ये फोर्स 25 न्यूटन का आ गया। साथ ही अगर मैं ये एंगल आपसे पूछ लूं तो ये भी नोटिस करो कि आप इस एंगल को भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल निकालने का मतलब होता है कि हम उस एंगल का या तो साइन या तो कॉस या फिर टैन, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर ले। आप नोटिस करो
कि क्योंकि आपको इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ पता है, तो आप साइन कॉस टैन जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। जनरली हम टैन निकाल देते हैं, क्योंकि टैन में ये दोनों लेंथ काम में आती है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को अल्फा का नाम दे दूं, तो टैन अल्फा जो है आई कैन सी कि ये 20/15 यानी कि ये 4/3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। ठीक है, देखो आ रहा है क्या समझ में। इसी तरीके से अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों को भी ट्राई करें। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं भी कर सकता हूं और मैं करूंगा भी। ठीक है, पर मेरे से पहले आप इसको जरूर ट्राई करें, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और तीनों को ट्राई करें। ठीक है, और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखें कि क्या हुआ है। तो मैं अब सेकंड वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड करने के लिए जैसे मैं वापस से एक्सेस ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। और अब क्वेश्चन में जो कह रखा है वो कर लेते हैं। तो -6, ठीक है, -6 और फिर -8। तो ये नोटिस करो, ये -6 और -8। तो यानी कि जो इस बार जो फोर्स वेक्टर की बात की गई है, F2 वेक्टर, वो ऐसे ड्रॉ होगा। सो दिस वुड बी F2 वेक्टर। तो नोटिस करो, आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, एंड अगेन अगर आप ये एंगल निकालना चाहें, तो ये अगेन tan की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आ जाएगी। तो ये एंगल वापस से 53 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर मैं थर्ड को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अब जो मैं थर्ड एफ फोर्स है उसको ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके अकॉर्डिंग +5 i कैप है, तो आई डायरेक्शन में 5 यूनिट्स। ठीक है, और फिर +10 है, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब जो फोर्स है, ये जो F3 फोर्स है, ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो आ रहा है क्या समझ में। एंड अगेन यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल यूजिंग योर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे F4 होना चाहिए था guys, है ना। ये तो अगर मैं F4 की बात करूं, ठीक है, तो F4 कैसे बनेगा, तो अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो F4 कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। F4 बनेगा 5 i कैप, तो 5 यूनिट्स इधर और फिर 7 यूनिट्स नीचे की तरफ। तो F4 जो बनेगा, ठीक है, F4 जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप में से कितने लोग ये सही तरीके से कर पाए। ठीक है, जिन्होंने चारों सही किए हो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा, किसी के चारों सही नहीं भी हुए हो तो कितने सही हो गए हो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। आई विल बी हैप्पी टू नो कि मेरा समझाया वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। दैट इज एक्चुअली अ फीडबैक फॉर मी, एंड दैट एक्चुअली टेल्स मी दैट हाउ टू इंप्रूव माई टीचिंग्स। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमने चारों बना के देख लिए हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड बना रखा है। ठीक है, ये ए है, ठीक है, और ये -6, हाँ, तो ये बी है, और सी और डी मैंने आपको बना के दिखा दिया था। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब बात करते हैं व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इसकी बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, तो पहले इस बात को समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता एग्जैक्टली क्या है। तो सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल है ओरिजिन पे और जिसका हेड है इस पॉइंट पी पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। जनरली पी को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और आर हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मैं पोजीशन वेक्टर को पी भी लिख दे रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम यही बोलते हैं कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, और यानी कि इसकी जो टेल है वो ओरिजिन पर है। विथ रिस्पेक्ट टू कहने का मतलब है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, यानी कि टेल कहां पर है। ठीक है, तो आरपी वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पोजीशन वेक्टर वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड गोज टिल द पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पी पर हेड होगा और ओरिजिन पर टेल होगा, तो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई रहे होते, तो नोटिस करना जरा कि क्या इस लेंथ को हम वाई कह रहे होते और क्या इस लेंथ को हम एक्स कह रहे होते। क्योंकि अगर तुम इस बात से अग्री कर रहे हो, जो कि तुम्हें करना चाहिए क्योंकि ये सही बात है, ठीक है, तो हम देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोट करो कि मैं आरपी वेक्टर को लिख सकता हूं एक्स लेंथ कवर करो आई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स आई कैप, और फिर वाई लेंथ कवर करो वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई जे कैप। हो गया मेरा काम। तो देखो किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स को यूज करके पोजीशन वेक्टर लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है उनका काम यही होता है, कोऑर्डिनेट्स का काम यही होता है कि हमें पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम डायरेक्टली लिख सके। देखो कितना आसान था। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमें यही बताता है कि हमें ओरिजिन से राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब राइट जाना है, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब लेफ्ट जाना है। ठीक है, और कितना दूर जाना है ये भी बता देता है। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वाई,
जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमें यही बताता है कि हमें वाई डायरेक्शन में कितना मूव करना है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मूव करते हैं, और अगर वो नेगेटिव होता है तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेम सेम गोज विद जेड कंपोनेंट ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम पोजिशन वेक्टर को रेडीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कराना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स कराता हूँ। सपोज मैंने आपको अगर एक पॉइंट दिया होता, या हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। तो सपोज मैं कहता कि मुझे -2, 4। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूं, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाओ। तो पोजीशन वेक्टर तो हम लिख देंगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं कि ये पॉइंट है कहां पर। तो -2, 4 आपको कहां मिलेगा? तो यहां से पीछे की तरफ जाएंगे 2 यूनिट्स, और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 4 यूनिट्स। तो हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए उस पॉइंट को हम ए कहेंगे। ये देखो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो आर ए वेक्टर कहलाएगा। तो आर ए वेक्टर जो हुआ, ठीक है, देखो इसको हम क्या -2i + 4j लिख देंगे क्या? तो नोटिस करो कि सिंपली यही हो गया कि वॉट एवर इज द एक्स कोऑर्डिनेट उसको आई कैप के साथ लिख दो, वॉट एवर इज द जे वाई कोऑर्डिनेट उसको जे कैप के साथ लिख दो। एंड वी कैन जनरलाइज दिस ऑल्सो, लाइक वी कैन मेक अ जनरल रूल। ठीक है, वी कैन मेक अ जनरल रूल कि अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो सीधे सीधे लिख सकते हैं XI कैप + YJ कैप + ZK कैप। देखो यहाँ तक की बात, इसको आपको एक थंब रूल की तरह याद रखना है। देखो आपको समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, इसको आपको एक थंब रूल की तरह याद रख लेनी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ आपसे। ठीक है, अभी अभी हम रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज ये जो है जेड एक्सिस है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेते हैं क्यूबॉइड बना देता हूँ, एक क्यूबॉइड इस तरीके का, ये नोटिस करो। ठीक है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 3 मान लेते हैं, ये लेंथ 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको अलग अलग लेंथ दे दी गई है, और ये क्यूबॉइड देख लो किस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं अलग अलग पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये ए है, ये पॉइंट जो है ये सपोज बी है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये सी है, ये पॉइंट जो है ये डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी, और ये पॉइंट एच है। ठीक है, तो नोटिस कर लो। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या हम इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, तो ए तो ओरिजिन पर ही है, यानी कि ओरिजिन से ए पे जाने के लिए हमें कहीं मूव ही नहीं करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो जाएंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, तो ये 0i कैप + 0j कैप + 0k कैप हो जाएगा। इस तरह के वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, देखो बी का कोऑर्डिनेट, क्या बी का कोऑर्डिनेट 5,0,0 है क्या? हमें ओरिजिन से सिर्फ एक्स डायरेक्शन में 5 का डिस्टेंस कवर करना है और हम बी पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर बी वेक्टर क्या लिखने को कहा जाए तो ये 5i कैप हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या समझ में? इसी तरीके से सी का जो कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट नोटिस करो, 5,2,0 होगा क्या? इसीलिए आर सी जो है, ठीक है, आर सी हो जाएगा 5i कैप + 2j कैप + 0k कैप। तुम 0k कैप नहीं भी लिखो तो भी एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से डी का कोऑर्डिनेट देखो, डी के कोऑर्डिनेट 0,2,0 हो जाएगा। तो डी का जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगा 2j कैप, केवल 2j कैप। नोटिस कर लो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है कि अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो हम उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सीधे सीधे XI कैप + YJ कैप + ZK कैप लिख सकते हैं। अब बात आते हैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की। तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, आ रहा है तक समझ में? तो अगर हमसे कहा जाए ए का पोजीशन वेक्टर, तो हम इसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज आर ए वेक्टर। अगर हमसे कहा जाए बी का पोजीशन वेक्टर, तो हम इसकी बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी
विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है कि ए पे खड़े होकर बी की तरफ जाने के लिए किधर जाना होगा, मतलब कि दिस इज द वेक्टर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब टेल ए पर होगी और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब हेड बी पर होगा। तो ये जो वेक्टर है हम इसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको जनरली हम आर बी ए से इंडिकेट करते हैं या फिर सिंपली ए बी भी लिखते हैं। नोटिस करो दो अलग अलग तरह की नोटेशन है। जब हम सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, ठीक है, तो हम हेड को पहले लिखते हैं, टेल को बाद में लिखते हैं, आर बी ए। ठीक है, और जब हम बिना सबस्क्रिप्ट के सिर्फ ए अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, ए और बी को, तो नोटिस करो ए के ऊपर टेल थी तो ए के ऊपर टेल यहाँ पे भी है, और बी के ऊपर हेड था तो बी के ऊपर हेड यहाँ पे भी है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये दो अलग तरीके से रोटेशन है, तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, तुम आर वाला रोटेशन भी यूज कर सकते हो, बिना आर वाला भी यूज कर सकते हो। तुम्हें मैंने दोनों इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए बी वेक्टर। अब नोटिस करो कि यहाँ पे तीन वेक्टर मुझे दिख रहे हैं, जैसे ये है आर बी ए वेक्टर। तीन वेक्टर मुझे दिख रहे हैं, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर और आर बी ए वेक्टर, और तीनों ने मिलकर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो इनके एरो हेड्स पे ध्यान दो, इनके एरो हेड्स पे ध्यान दो, और नोटिस करो कि क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल कौन सी है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं फ्री टेल को फ्री हेड से ज्वाइन करने, याद करो एडिशन के टाइम पे हमने क्या किया था, तो अगर मैं उस तरीके से सोचूं, तो नोटिस करो कि कौन सा वेक्टर है जिसको फ्री टेल से फ्री हेड से ज्वाइन करके बनेगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से नोटिस कर रहे हो तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि आर बी वेक्टर जो है ये आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें आर बी ए वेक्टर निकालना है तो हमें आर बी वेक्टर में से आर ए वेक्टर को माइनस कर देना चाहिए। तो आप ये याद रखो। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना होता है। ठीक है, हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। ठीक है, अगेन इसका क्या मतलब है? सपोज करो कि बी के कोऑर्डिनेट थे एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी, एंड सिमिलरली ए के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए। ठीक है, तो आर बी वेक्टर बन जाएगा एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप, ठीक है, प्लस जेड बी के कैप। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप को, इसको माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप, ठीक है, प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। ठीक है, मतलब कि आई के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो, जे के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो, जेड के कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो। तो दिस इज हाउ वी राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पार्टिकल और वन पॉइंट रिलेटेड टू अदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे वापस आ जाऊं, यहाँ पे अगर मैं वापस आ जाऊं, ठीक है, तो नोटिस करो अगर हमसे कहा जाता कि आप लिखो, सपोज करो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर डी के रेस्पेक्ट में लिखो, तो हम क्या करते देखो, तो हम कहते 5 - 0, 5 - 0 आई कैप। नोटिस करो यहाँ पे आई जीरो है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जे जीरो है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 0 - यहाँ का जे है 2। ठीक है, और के दोनों जगह ही जीरो है, तो ये वैल्यू बनती 5 i कैप - 2 j कैप। नोटिस करो, और ये एग्जैक्टली हमें बता क्या रही है, ये हमें बता रही है कि सपोज अगर हम ए पे खड़े हों, ठीक है, हमने बी डी निकाला ना, तो अगर हम डी पे खड़े हों, तो डी पे खड़े होने वाले व्यक्ति को, ठीक है, डी पे खड़े होने वाले पर्सन को अगर बी तक पहुंचना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आई डायरेक्शन में 5 मीटर कवर करना चाहिए, फिर माइनस जे डायरेक्शन में 2, तो वो पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ये बताता है कि टेल वाले पॉइंट से हेड तक पहुंचने के लिए हमें किधर किधर मूवमेंट करनी चाहिए और कितनी कितनी मूवमेंट करनी चाहिए। अरे बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो आप इसको एक जनरल पॉइंट की तरह याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न करने वाली जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट यू हैव टू लर्न, कि सपोज ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए है। ठीक है, एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए है सपोज। ठीक है, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी है। तो अगर हमें ए बी वेक्टर लिखने को कहा जाए, जिसको कि हम आर बी ए वेक्टर भी लिखते हैं, तो हमें आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर करना चाहिए, और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है एक्स बी माइनस एक्स ए इंटू आई कैप प्लस ये बन जाएगा वाई बी माइनस वाई ए इंटू जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए इंटू के कैप। तो ये देख लो आ रहेगा समझ में।
ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों, ये जो है ना, ये पूरी चीज आप याद रखो। और बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो सपोज इसको मैं डायरेक्टली आपको लर्न करने के लिए बता देता हूं, आप इसको सीधा लर्न करिए। सपोज एक वेक्टर लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखा हुआ है। और हमसे पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, इसको याद रखो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज एक वेक्टर है विच इज 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 7 k कैप, और हमसे कहा जाए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसकी वैल्यू होगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 49। तो कितना हुआ ये, रूट 62 हो गया क्या? तो बस सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सपोज हमसे कहा जाता है कि बीडी लेंथ निकालो, तो बीडी लेंथ का मतलब होता आर बीडी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बीडी लेंथ जो होती या डीबी लेंथ, हमने डीबी, वो एक ही बात है डीबी और बीडी। तो डीबी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता वो होता रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 29। तो ये लेंथ तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक कर सकते हो, रूट 29 आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं रेजोल्यूशन की। व्हाट एग्जैक्टली इज रेजोल्यूशन? ठीक है, तो इस बात को मैं समझाता हूँ। देखो, रेजोल्यूशन क्या होता है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ठीक है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमको ये एक वेक्टर दिया सपोज ए वेक्टर, और हमको एक दूसरा वेक्टर दिया बी वेक्टर, हम कहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करके तुम रिजल्टेंट पता लगा लो। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर अकेले वो काम करेगी जो ये दोनों मिलके करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसी तरीके से हम पॉलीगॉन लॉ को यूज करके भी ऐसा करते हैं कि मल्टीपल वेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल वेक्टर से। तो वो अकेली वेक्टर वो सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी जो वो सब मिलके कर रहे थे। ठीक है, समझ में आता है? तो हम जब ऐड करते हैं, ऐड करते समय हम ज्यादा वेक्टर से कम वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है, तीन है, चार है, वट एवर नंबर ऑफ वेक्टर्स वी हैव, वी एक्चुअली ऐड देम अप टू गेट वन वेक्टर which will produce the same effect as all of those combined. ठीक है, इन रेजोल्यूशन वी डू द ऑपोजिट थिंग। वी स्प्लिट वन वेक्टर इनटू मल्टीपल वेक्टर्स such that together all of them will produce the same effect as produced by that solitary vector. समझ आ रहा है? तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन में कई वेक्टर्स को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल वेक्टर से, जो कि उन सारे वेक्टर्स का मिलके जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगी। रेजोल्यूशन में उल्टा करते हैं, एक वेक्टर होती है जिसको रिप्लेस करते हैं ग्रुप ऑफ वेक्टर से। ठीक है, और ये ग्रुप मिलके वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो वो सॉलिटरी वेक्टर प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये जो ग्रुप ऑफ वेक्टर्स होता है, इसके इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। मतलब कि एक वेक्टर को तुमने अगर स्प्लिट कर दिया है, मान लो तीन पार्ट्स के अंदर या तीन वेक्टर्स के अंदर, तो ईच ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन इज। तो ये फंडामेंटली पहले ये समझ लो कि रेजोल्यूशन में हम करते क्या है। अब भाई जरा सोचता हूं कि मैं एक वेक्टर को, सपोज मेरे को एक वेक्टर दे दी जाए और मुझसे कहा जाए कि इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, हमसे कहा जाए कि इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करो, तो डू आई हैव एनी वे ऑफ, लाइक दो ऐसी वेक्टर ड्रॉ करो जिनको ऐड करने से ये आ जाए। ठीक है, दो ऐसी वेक्टर ड्रॉ करो, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे माइंड में अभी जो आ रहा है कि ठीक है, मैं यहां से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और यहां से एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ऐड करने से A आ जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राइंगल कंप्लीट करा है। देखो, एक A1 के हेड पे A2 का टेल है, और देखो ग्रीन वेक्टर क्लोजिंग साइड है। तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है काम हो जाएगा। अब मैंने तुमसे कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना, मतलब काबिल तारीफ काम किया तुमने। इस वेक्टर को स्प्लिट कर दिया, दो वेक्टर के अंदर बिल्कुल सही तरीके से स्प्लिट करा है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे कोई और पेयर बताओ, ये इस पेयर से मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई नीड अनदर पेयर। ठीक है, तो कैन वी ड्रॉ अनदर पेयर? लेट्स सी। I will probably draw something like this and then I will draw something like this. ठीक है, so this is maybe another pair, इसको मैं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर नाम देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे, मैं अभी भी हैप्पी नहीं हूँ, आई नीड स्टिल अनदर पेयर। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा भाई, तुम ऐसे इधर C1 वेक्टर बना लो और फिर इसको ज्वाइन कर दो, मतलब कि ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, सो दिस इज C2 वेक्टर, तो C1 C2 का सम भी ये हो गया। ठीक है, तो अब कैन यू इमेजिन हाउ मेनी
such pair of vectors can I draw? Can you imagine this? How many such pair of vectors can I draw such that the pair will add up to give A? How many? My thought says infinite pairs can be drawn. ये एक्सरसाइज करते रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? मतलब ठीक है, मतलब कि यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस डे एंड नाइट, कि एक वेक्टर ऐसे बनाया फिर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे बनाया फिर ऐसे जोड़ दिया। मतलब तुम्हें करना क्या है? यहाँ से स्टार्ट करना है, किसी पॉइंट तक जाना है और फिर वापस ए तक आ जाना है लौट के, यही तो करना है तुम्हें। ठीक है, तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर जिन पे तुम पहले चले जाओगे, ठीक है, ऐसे चले गए फिर लौट के वापस ए पर आ गए। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से करते रहो। ठीक है, तो आई कैन सी हियर कि अगर मैं एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट करने की सोच रहा हूं तो मुझे इनफाइनाइट पेयर्स नजर आ रहे हैं। चलो ये तो दो में स्प्लिट करने की बात हो गई। सपोज अगर मैं कहता कि नहीं दो में नहीं, मुझे तीन में स्प्लिट करके दिखाओ, ठीक है, मुझे तीन में स्प्लिट करके दिखाओ, तो भी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने फिगर आउट कर लिया। बहुत आसान है, तुम यहां से स्टार्ट करो, एक पॉइंट पे जाओ, दो पॉइंट पे जाओ और फिर क्लोज कर दो, ये लो हो गया। ये देखो पॉलीगॉन लॉ से दिख रहा है कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। स्टार्ट यहां से होना चाहिए, खत्म यहाँ पे होना चाहिए, बीच में तुम्हें जितने जितने वेक्टर्स ड्रॉ करनी है करते रहो। ठीक है, जैसे ये तीन वेक्टर अगेन, अगर मैं कहूं कि भाई क्या और कोई ट्रिपलेट है, कोई और ट्रिपलेट है जो ए वेक्टर बना देगा, भाई इनफाइनाइट ट्रिपलेट है, तुम ऐसे चले जाओ, ठीक है, तुम ऐसे चले जाओ, तुम ऐसे आ जाओ, तुम्हें जो जितना सैर सपाटा करना है कर लो, ये लो। ठीक है, तो इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, जैसे पेयर, एक पेयर अगर हम ढूंढ रहे थे वी हैड इनफाइनाइट ऑप्शंस, अगर ट्रिपलेट्स तुम ढूंढ रहे हो यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस। मैं कहूंगा कि क्या मैं ए वेक्टर को चार वेक्टर, फोर वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकता हूं? I think you already know the answer. Of course, you can do that. And how many such groups I can find of four vectors? Again, infinite groups are there. So one thing that you should keep in mind, or one thing that you have to keep in mind, like one important point to learn here is that a vector can be resolved. ये जो प्रोसेस थी ब्रेक डाउन करने की, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो पहला पॉइंट तो ये इनटू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। देखो मैं अभी कह रहा हूं कि हम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब करते हैं या नहीं वो बाद की बात है, मतलब हम चीजें वो करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम करते नहीं है, करते हम वो है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं। तुम एक वेक्टर को जितना भी पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहो कर सकते हो। अब एक्चुअल में हम क्या ऐसे किसी भी रैंडम पार्ट में स्प्लिट करते रहते नहीं, हम सोच समझ की चीजें करते हैं, लेकिन हाँ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, सो दैट इज पॉइंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, सपोज वी हैव डिसाइडेड कि हम एन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है, देन वी कैन फाइंड इनफाइनाइट सेट ऑफ सच एन वेक्टर्स। ठीक है, if we have to resolve, if we have to resolve a given vector, into into n components, सपोज मैंने डिसाइड कर लिया, कंपोनेंट समझ रहे हो ना, पार्ट्स, into n components, then we can find infinite set of such n components। अरे समझे, then we can find infinite set of such n components। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो बात आ गई कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम जनरली करते क्या है, ठीक है, वी जनरली वी जनरली स्प्लिट और रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व वर्ड यूज करते हैं, वो ज्यादा टेक्निकली करेक्ट वर्ड है। वी जनरली रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। जनरली हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन केस, मतलब दैट इज द मोस्ट यूजफुल केस। वी जनरली रिजॉल्व द वेक्टर, यानी कि मैं अब इस फिगर की बात कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए सबसे रेलेवेंट फिगर है। यहां तक आ रहा है समझ में? ठीक है, सो वी जनरली रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। इसमें भी एक और चीज नोटिस करते हैं, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करते हैं। सपोज मैंने ये एक वेक्टर ऐसे ए कहा, मैंने कहा कि इसको भाई दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो वी हैव सीन हियर व्हाट आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मैंने कहा कि नहीं, इन पॉसिबिलिटी में से भी ना वो पॉसिबिलिटी चुनो जिसमें दोनों कंपोनेंट्स, यानी कि दोनों पार्ट्स जो हमने बनाए हैं, वो दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन ऑप्शंस में से भी तुम उस ऑप्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, तो देखो आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई तुम
सपोज यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, एंड नाउ यू नो कि तुम्हें क्या करना है। तो सपोज सपोज मैंने कहा कि एक कंपोनेंट ऐसे होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, तो नोटिस करो कि मैंने ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा था, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मुझे नहीं दिख रहा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं था कि इसमें हर पेयर में 90 डिग्री का एंगल था। अब मैंने कहा कि नहीं, वैसा पेयर ढूंढो जिसमें कि दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो मैंने ढूंढ के दिखा दिया। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे वी हैव इनफाइनाइट पेयर्स विच वर गिविंग मी ए। ठीक है, जिनको ऐड करने से ए आ जाता था। इन इनफाइनाइट पेयर्स में से मैंने एक पेयर ऐसा ढूंढ लिया है जिसमें कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। माय क्वेश्चन इज देयर एनी अदर पेयर जिसमें ये प्रॉपर्टी हो? कौन सी प्रॉपर्टी? कि उनको ऐड करने से ए वेक्टर आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? तो जनरली जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं तो जो मुझे सबसे प्रॉम्प्ट आंसर मिलता है, ठीक है, जो वो ये मिलता है कि हाँ सर, हाँ सर, है। ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, और ऐसे ड्रॉ कर दो, बट दिस रियली इज नॉट अनदर पेयर। ठीक है, यू रिमेंबर इनवेरियंस। ठीक है, तो देखा जाए तो तुमने क्या किया, तुमने ए वन वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया और ए टू वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो दीज टू आर नॉट रियली अनदर वेक्टर्स, लाइक इट इज एक्चुअली ए टू एंड दिस इज ए वन ओनली। लाइक, समझ में आ रहा है? मतलब कि फ्रॉम इनवेरियंस प्रॉपर्टी वी कैन जस्ट सिंपली ए वन को शिफ्ट कर दिया, ए टू को शिफ्ट कर दिया, दैट इज व्हाट यू हैव डन। सो दिस इज नॉट रियली अ न्यू पेयर। ठीक है, तो आई रिपीट माय क्वेश्चन। My question was कि in this figure, ठीक है, in the figure that you see on the screen right now, this figure, we have infinite pairs, ठीक है, such that each pair will give me a when added up. Out of those infinite possibilities, I have taken out one possibility in which the two components are perpendicular to each other, and I have drawn it here. Now my question is, can I get another pair which has this property? The answer is yes. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, कई शायद सोच पाए। तो तुम क्या करो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, एक ऐसे। तुम ये काम दूसरी डायरेक्शन में कर लो, तुम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दो ऐसे, ठीक है, और फिर इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस डॉटेड लाइन पर। देखो, हो गया क्या हमारा काम? ये ऐसे और ये ऐसे, देखो हो गया क्या? ठीक है, क्या एक थर्ड पेयर ढूंढ सकता हूं मैं? क्या एक थर्ड पेयर ढूंढ सकता हूं मैं? अरे हाँ भाई, बिल्कुल ढूंढ सकते हो, मैं दिखा देता हूं। तुम एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दो, ठीक है, फिर हेड पे जाओ और हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो दिस इज अनदर पेयर, ये देखो। ठीक है, एंड दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोसेस को सिखा चुका हूं तुम्हें, मान लो अगर तुम सीख चुके हो, तो ऐसे पेयर कितने बनाए जा सकते हैं? ऐसे पेयर कितने बनाए जा सकते हैं? तो कैन यू रियलाइज कि ऐसे पेयर भी इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। ये मैं कहूंगा कि वेक्टर चैप्टर का सबसे सबसे ज्यादा यूजफुल रियलाइजेशन है। ये वो रियलाइजेशन है जिसको तुम सबसे ज्यादा यूज करोगे अपनी पूरी फिजिक्स के अंदर, कि तुम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हो और ये दो कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और ऐसे भी इनफाइनाइट पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और इन अदर वर्ड्स, मैं कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि भाई मुझे ए वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, यहां पे करते हैं, मुझे ए वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। वो दोनों पार्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होने ही चाहिए, साथ में मुझे एक पार्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। मुझे एक कंपोनेंट तो इस येलो लाइन के पैरेलल चाहिए और मुझे दूसरा इससे परपेंडिकुलर चाहिए। यस, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तुम यहां से हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, फिर इसको ऐसे ड्रॉप कर दो, इसको ऐसे ड्रॉप कर दो। So we can always split a vector, or in appropriate terms, we can always resolve a vector into two components such that those two components are perpendicular to each other, and one of those components can be in a direction which we have chosen. Okay, we can choose, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो ही जाएगी ना। तुम एक डायरेक्शन चूज करोगे, दूसरी तो उसके परपेंडिकुलर हो ही जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम डायरेक्शन भी चूज करेंगे, हमने कहा कि दोनों परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो तुमने डायरेक्शन चूज करके अगर दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दिया, तो दूसरी डायरेक्शन भी इफेक्टिवली तुम्ही ने चूज करी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग हियर, एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में स्प्लिट करने के इनफाइनाइट वेज है, इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट वेज में से भी एक छोटा सबसेट है, एक छोटा सबसेट है विच इज अगेन इनफाइनाइट। और इस छोटे सबसेट पे हम ये कह रहे हैं कि ऑल द वेक्टर्स, ऑल द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर विद देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो
There are infinite ways of splitting a vector into two vectors. Out of those infinite ways, if we think about the ways in which the two components are perpendicular to each other, then again we end up with infinite ways. ठीक है, infinity, infinity, they are not comparable. Like one infinity can be larger than the another infinity, which is the case right now. ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है। ठीक है, यहां तक देखो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोनेंट्स हमने पहले देख लिए क्या ऑलरेडी, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे थे, देखो यहाँ पे जो काम किया था अपन ने, दीज आर कंपोनेंट्स, यस और नो। फॉर एग्जांपल F4 को हमने लिखा +5 आई कैप, तो देखो ये जो येलो एरो है, दिस इज एक्चुअली अ कंपोनेंट, लाइक दिस इज कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे, देखो कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दिस आइडिया इज टोटली न्यू, हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो ये जो चीजें हैं, दीज आर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन ऑल द वेक्टर्स एंड दिस इज कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखे हो तो हमारे लिए कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, व्हाट इफ हमको वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया जाए, सपोज हमको एक वेक्टर ऐसे दे दिया, हमको बता दिया कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर सपोज 37 डिग्री का एंगल बनाता है और ये लेंथ 10 है। ठीक है, जैसे 10 न्यूटन मान लो। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भाई इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाओ, या ठीक है इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की ज्ञाता तो है ही, हम ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल बेवकूफ हैं। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, सी वेदर वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ। लेट मी कॉल दिस लेंथ एज एक्स, let me call this length as y. Now tell me, if I write the value of cos 37 by looking at this triangle, cos 37, cos is base upon hypotenuse, so it will become x upon 10. In other words, x will become 10 cos 37. Notice this. ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर मैं साइन 37 की वैल्यू लिखूं, साइन 37, तो ये मैं y/10 लिखूंगा। इन अदर वर्ड्स y को मैं 10 साइन 37 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से हुआ क्या, यहां से ये हुआ कि जो गिवन फोर्स था मैं उसको लिख सकता हूं एक्स आई कैप। नोटिस करो, एक्स लेंथ इन आई डायरेक्शन एंड देन वाई लेंथ इन जे डायरेक्शन, एंड एक्स है कितना, एक्स है 10 cos 37 आई कैप +10 साइन 37 जे कैप। तो बस अब बाकी तो कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल cos 37 कितना होता है, cos 37 4/5 होता है, और साइन 37 3/5 होता है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप और ये हो जाएगा 6 जे कैप। देखो, तो हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व करके लिख दिया है। देखो आ रहा है कि समझ में एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप खुद ये ट्राई ट्राई करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लेते हैं y एक्सिस है, ये मान लेते हैं x एक्सिस है। सपोज मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका मैग्नीट्यूड 100 है और ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, कैन यू राइट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे? तो गाइज यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके ये आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप आपने काम कर लिया है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो मैंने क्या नोटिस करा था, मैंने नोटिस करा था कि ये वाली जो लेंथ होती है ये 100 cos 30 से आ जाएगी। ये आप भी नोटिस करो, 100 cos 30, ये देखो ये 37 था, ये x था, तो ये वाली जो लेंथ है ये cos कंपोनेंट से मतलब 10 को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो सामने वाली लेंथ है वो sin थीटा से मल्टीप्लाई करके आ जाती है। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ हो जाएगी 100 cos थीटा। 100 cos थीटा का मतलब हो गया 50√3। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, मैंने कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, ये f नहीं लिख रहा हूं मैं, ये मैंने x लिखा है। ठीक है, इसको x कह देते हैं और ये y कह देते हैं। तो मैंने y कितना होगा, ये होगा 100 sin 30, तो ये हो जाएगा 50। अब नोटिस करो कि ये x हमने लेंथ निकाली है, लेकिन मुझे जाना कहाँ है, मुझे ओरिजिन से इधर जाना है। ठीक है, तो इस f वेक्टर को मैं लिखूंगा, इस f वेक्टर को मैं लिखूंगा 50 इंटू माइनस आई, सॉरी 50 नहीं, x था 50√3, तो f को मैं लिखूंगा 50√3 इंटू माइनस आई +50 j। प्लस क्यों, क्योंकि भाई ये ऊपर की तरफ है। तो देखो हमने रिजॉल्व करके लिख लिया है। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो बच्चों इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों से इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक थ्योरी डॉक्यूमेंट भी दूंगा, आप उस थ्योरी डॉक्यूमेंट को पढ़ना। उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको आज सेशन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग थ्योरी प्रेजेंट है, और मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उस असाइनमेंट को भी आप सॉल्व करना। अभी लेकिन बात पूरी नहीं हुई है, अभी हमने रिजॉल्व करना सीखा है। अभी भी लेकिन एक क्वेश्चन बाकी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बाकी है अभी तक। हम रिजॉल्व कर क्यों रहे हैं, मतलब कि ऐड करते वक्त मुझे समझ में आ रहा था कि दो तीन वेक्टर थे, मैं एक सिंगल वेक्टर बनाना चाहता था जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो तीनों ने मिलकर किया है। अब हम रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम एक वेक्टर को ब्रेक क्यों कर, मतलब
मतलब पहले अगर हम दो तीन को इकट्ठा करके एक बना रहे थे, अब एक को ब्रेक करके दो तीन बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या बात हुई। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बच्चों, इसका फायदा होता है। इसका फायदा कहाँ होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं चार फोर्सेस, नोटिस कर लो। ठीक है, चार फोर्सेस दिख रहे हैं। जैसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर मुझे दिख रहा है 40 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, फिर एक 30 न्यूटन का फोर्स जो कि वाई एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एक 20 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है जो कि 37 डिग्री का एंगल बना रहा है नेगेटिव वाई से। और इस तो चार फोर्सेज हैं। हमसे कहा गया कि भाई चारों को ऐड करो। ठीक है, अब तुम अभी तक तुमने जितना एडिशन सीखा है तुम उसको करके देखो, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे उस तरीके से इनको ऐड क्यों मैं बताता हूँ। अगर तुम कहोगे कि ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इस 40 और पहले इस 15 न्यूटन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमने जैसे वो फॉर्मूला सीखा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, सपोज करो यहाँ कहीं आ गया। फिर तुम कहोगे कि सर मुझे फिर ये एंगल अल्फा भी पता लगाना पड़ेगा। तो अल्फा पता लगाने के लिए तुम वो टैन अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू, याद है वो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, फिर ये यूज करोगे। तो चलो अल्फा भी आ गया। अब तुम कहोगे कि इस 40 न्यूटन मतलब, अब तुम इन दोनों को हटा दोगे, इन दोनों को इसलिए हटा दोगे क्योंकि इन दोनों को हटा के तुम एक सिंगल वेक्टर ले आए हो। अब इस सिंगल वेक्टर का 30 से कितना एंगल बन रहा है तुम वो देखोगे, फिर इस आर वेक्टर और 30 न्यूटन का रिजल्टेंट। भैया मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, कि तो फिर तुम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि ना अब मैं इसका और अब इसको हटा देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसको और इसको। तुम करते ही रह जाओगे, मतलब कि इतने गंदे नंबर्स बनेंगे ना तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं होता एक्चुअली। जब हमें मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना होता है ना, तो वो जो फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। मतलब इनफैक्ट यू विल रेयरली यूज दैट फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स। तुम हमेशा रिजोल्व, अब रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ। मैं पहले आइडिया शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। मेरा आइडिया क्या है, मेरा आइडिया ये है कि ये जो 40 न्यूटन की वेक्टर है, इसको मैं ऐसे और ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, नोटिस करो। ये जो 40 न्यूटन, अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ एक चीज। जैसे मैंने तुम लोगों को जो सिखाया है, मैंने तुम्हें सिखाया है कि अभी जो मैं इसी सेशन में जो सिखा रहा हूँ, कि इस 40 न्यूटन की वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये मान रहे हो ना तुम लोग। लेकिन इस वर्टिकल वाले ये जो वाई के पैरेलल, उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकता हूँ ना, इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बुराई थोड़ी ना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि हम इनको को इनिशियल ड्रॉ, मतलब सोचने के बाद तुम शिफ्ट कर लो इसको। ठीक है, ताकि ये एक पॉइंट पे तुम्हें आगे नेक्स्ट स्टेप में आसानी होगी इससे। तो मैंने 40 न्यूटन के वेक्टर को मैं ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। इसी तरीके से कलर्स पे ध्यान देना, मैं एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए पर्टिकुलर कलर यूज करूंगा। तो 30 न्यूटन को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो एक वेक्टर ऐसे आएगी, एक वेक्टर ऐसे आएगी, फिर ग्रीन वेक्टर को मान लो इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया, तो ये समझ में आ रहा है। तो इसको भी मैं स्प्लिट कर दूंगा। अभी मैं आइडिया बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, पहले आइडिया समझ लो। तो हमने दो वेक्टर को, तो मैंने इस वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दो रेड पार्ट्स में। 30 न्यूटन के वेक्टर को भी मैंने दो रेड पार्ट में, दो ग्रीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो मैंने दो वेक्टर्स को उठाकर चार वेक्टर्स बना दिए, बढ़ा लिए वेक्टर्स का काउंट। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। मान लेते हैं हम यूज कर लेते हैं, कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक उधर नहीं दिखेगा, ब्लू यूज कर लेते हैं, चलो। तो इस 20 न्यूटन के वेक्टर के मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, तो एक ऐसे बनेगा, एक यू नीचे की तरफ बनेगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये एक इधर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इसका इफेक्ट तुम इधर ले चुके हो। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन करना बाकी है, मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ अभी, लॉजिक थॉट बता रहा हूँ। और इस 50 न्यूटन के बारे में क्या करोगे तुम, इस 50 न्यूटन के बारे में क्या करोगे उसके बारे में भी सोच लेते हैं थोड़ा सा। तो 50 न्यूटन के लिए मैं पर्पल कलर यूज कर लेता हूँ। तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, नोटिस करो। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लो। तो ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फोर वेक्टर्स को स्प्लिट कर दिया 8 वेक्टर्स में, 8 वेक्टर में। लेकिन अब मुझे देखो इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं समझाता हूं। देखो ये जो चार वेक्टर है, ये वाले चारों वेक्टर ये सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये डायरेक्टली आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब कि समझ रहे हो कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर इनमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो हमको मतलब अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही मैं चार वेक्टर, मतलब मेरे पास अभी मैंने चार वेक्टर को 8 में स्प्लिट करा है। लेकिन अब मैं इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में इन चार वेक्टर्स को हटा के एक सिंगल वेक्टर बना दूंगा। ठीक है, जो कि यहां बनाता हूं, जो कि मान लो सपोज करो कि ऊपर वाले वेक्टर्स बड़े थे, सपोज करो। इसी तरीके से इन फोर वेक्टर्स को हटा के मैं एक सिंगल वेक्टर बना दूंगा जो कि सपोज इधर आ गया, सपोज कर लो कि राइट वर्ड वाले बड़े थे। अब क्योंकि मेरे पास दो वेक्टर रह गए, तो अब मैं अपना वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और उसको लगाना भी बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर आए हैं।
ठीक है, नोटिस करो कि चाहे इधर हो या इधर हो, चाहे इधर, ये वेक्टर्स आएंगे तो परपेंडिकुलर ना एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सीधे कर सकता हूँ, मतलब वो थीटा भी जीरो, थीटा भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर सपोज मैं इसको आर एक्स कह दूं, यानी कि रिजल्टेंट, सॉरी आर वाई, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, तो मैं कहूंगा कि जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल आर जो आने वाला है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं बात, मैं बोल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, या यूं कह लो कि थीटा थीटा 90 डिग्री था तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, ये भी बहुत आसान है। तो tan अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे आर वाई बाय आर एक्स हो जाएगी। क्या नोटिस करो, ये हाइट आर वाई है तो ये वाली हाइट भी आर वाई बनेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो देख लो बस। तो ये हमारी अप्रोच है। ठीक है बच्चों, तो अप्रोच, तो ये समझ में आया कि रेजोल्यूशन को हम कैसे यूज करते हैं। मतलब रेजोल्यूशन को हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो। तो हमारा लॉजिक क्या रहता है, हम कहते हैं कि चलो तुमने हमको थ्री वेक्टर दे दी, फोर वेक्टर दे दी, एन वेक्टर दे दी, मैं हर एक वेक्टर को दो डायरेक्शंस में ब्रेक करता जाऊंगा। मतलब मैं चूज कर लूंगा कि मेरी एक्स डायरेक्शन ये है, मेरी वाई डायरेक्शन ये है, और हर एक वेक्टर को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करता जाऊंगा, जिनमें से एक एक्स के अलॉन्ग होगा, दूसरा वाई के अलॉन्ग होगा। ठीक है, जब मैं सबको स्प्लिट कर चुका हूंगा तो मेरे पास वेक्टर्स का काउंट बढ़ चुका होगा। लेकिन मेरा बेनिफिट ये है कि जितने भी वेक्टर्स y के अलोंग है वो सारे आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। जितने भी अलोंग एक्स एक्सिस है वो सारे प्लस माइनस हो जाएंगे। अल्टीमेटली आई विल हैव टू वेक्टर्स, उन दोनों का रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा थॉट था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब तुम पूरा थॉट समझ गए हो, तो अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए इसका नाम रख लेते हैं, इसको F1 वेक्टर कह लेते हैं, सपोज इसको F2 कह लेते हैं, सपोज इसको F3 कह लेते हैं। तो बच्चों इस सोल्यूशन में ये भी नोटिस करना कि मैं जो रिजॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसका फर्स्ट स्टेप है कि तुम F1 F2 F3 F4 को प्रॉपर्ली रिजॉल्व करो। तो देखना कि तुम लोग खुद कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब तुम लोग खुद करो, फिर मेरे को देखो, फिर कंपेयर करो, उससे तुम्हें अपनी गलती पकड़ में आएगी, उससे तुम्हें चीज आसानी से आ जाएगी। जैसे F1 का कंपोनेंट एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन से एंगल 60 है, तो जिस डायरेक्शन से हमें एंगल पता होता है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट कॉस से आता है, कॉस से। तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा, ये आएगा 40 cos 60। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल एरो ड्रॉ कर दूंगा 20 का, cos 60 हाफ होता है, तो ये वाली लेंथ है 20 40 cos, और ये वाली लेंथ हो जाएगी 40 sin 60, ये हो जाएगा 40 sin 60, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगा 20√3। ठीक है, तो देखो मैंने, अच्छा, तुम चाहो तो तुम आई और जे की फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको। जैसे तुम इसको लिख सकते हो 20 i कैप प्लस 20√3 j कैप। मतलब ये फिगर तो बना ही लो, फिगर बनाने के साथ साथ लिखते भी रहो कि ये वेक्टर तुम आई और जे में कैसे लिखोगे। ठीक है, इसका भी रोल है, इसका ये क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा। अब इस 30 न्यूटन का क्या करूं मैं, तो 30 न्यूटन ने वाई एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा 30 cos 53। ये समझ में आ रहा है, जिस डायरेक्शन से तुम्हें एंगल पता है उसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा से मल्टीप्लाई करके आता है। तो 30 cos 53 हुआ कितना, cos 53 होता है 3/5। ठीक है, तो ये 18 हो गया। ठीक है, 30 × 3/5। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा जो कि ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है, अगेन तुम इस कंपोनेंट को चाहो तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिस। तुम कई दूसरे लोगों को देखोगे, ठीक है, तो वो ऐसे भी करते होंगे, तुम बुक्स वगैरह में देखोगे या कुछ और वीडियोस देखोगे। तो ये है कितना, ये बनेगा 30, ये बनेगा sin 53। एक थंब रूल याद रख लो कि अगर एक एंगल एक कंपोनेंट cos थीटा से आ रहा है तो दूसरा sin थीटा से आएगा। ठीक है, इन अ प्लेन। तो ये कितना हो गया, तो 30 sin 53, sin 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब मैं एक एरो ऊपर की तरफ बना दूंगा जिसकी लेंथ को मैं 18 ले लूंगा, और एक एरो मैं पीछे की तरफ बना दूंगा जिसकी लेंथ को मैं 24 ले लूंगा। और अगर मुझे इसको इस तरह से लिखना है आई और जे में, नोटिस करना क्या लिखूंगा देखो। तो हम यहां से ऊपर गए हैं, जे डायरेक्शन में गए हैं 18 यूनिट्स, तो 18 j कैप। पहली बार में तुम ऑर्डर में कुछ भी कर लो, जे को पहले लिख लो, आई को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, और फिर हम माइनस आई डायरेक्शन में गए हैं 24 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा -24 i कैप। और फिर प्रॉपर जो ऑर्डर होना चाहिए लिखने का उसमें लिख दो, अब ये लिख दो 24 i कैप प्लस 18 j कैप। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ फिगर में भी बना लिया और आई जे के की फॉर्म में भी लिख लिया। अब F3 का काम करते हैं। तो F3 के लिए मैं रेड कलर में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, येलो येलो दिखाई नहीं देगा। चलो मैं यहाँ पे मैं ब्लू यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू यूज कर लेता हूँ, और वहां पे मैं येलो यूज कर लूंगा। तो ये एंगल 37 है, वाई एक्सिस का 37 है, तो ये कंपोनेंट बच्चों बताओ कितना हो जाएगा। ये क्या 20 cos 37 हो जाएगा, और cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है। ठीक है, तो 4/5 का मतलब ये हो गया 16। ठीक है, और इस तरीके से दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा, नोटिस करो, तुम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो,
इनवेरियंस प्रॉपर्टी की वजह से ये बन जाएगा 20 sin 37, ये बन जाएगा 20 sin 37। तो ये हो जाएगा 20 × 3/5, तो ये हो जाएगा 12। तो यानी कि अब मैं येलो कलर में ड्रॉ कर देता हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लू दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे वी हैव 12, और यहाँ पे नीचे की तरफ ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये आई है 16। ठीक है, ये आई है 16। और अगर इसी तरीके से अगर मुझे F3 को लिखना है, F3, नोटिस करो बच्चों, ये नोटिस करो। तो इस डायरेक्शन में 12 यूनिट, तो -12 i कैप, और फिर नीचे की तरफ 16 यूनिट, तो -16 j कैप, नोटिस करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं F4 की। F4 आप खुद करना चाहेंगे बच्चों? ठीक है, तो F4 में यहाँ पे रेड कलर से कर देता हूँ, वहां पे देखते हैं, वहां पे भी रेड कलर से कर देंगे। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा 50 cos 30। तो 50 cos 30 हो जाएगा 25 √3, और सिमिलरली ये जो कंपोनेंट बनेगा ये 50 sin 30 बनेगा, तो ये बनेगा 25। यानी कि एक एरो में इधर ड्रॉ कर दूंगा, ये एरो होगा 25 √3 का, और एक एरो में नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूंगा जो कि होगा 25 का। और अगर मुझे लिखना है इसे, तो F4 वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? F4 वेक्टर को मैं लिखूंगा 25 √3 i कैप और -25 j कैप, ये लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मतलब ये लिखना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हम साथ में लिखते भी जा रहे हैं, क्योंकि दो तरीके होते हैं करने के, या तो तुम लिख के कर लो या तो फिगर बना के कर लो। मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। फिगर बनाने में अब तुम क्या करोगे? अब तुम कहोगे कि देखो ये है 20 √3 और 18, और नीचे है 25 + 16, ये दिखा रहे दे रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे चार एरो एरो नजर आ रहे हैं, चारों के मैग्नीट्यूड मुझे पता है। ठीक है, इनमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है? 20 √3। तो इनमें से बड़ी वैल्यू मेरे ख्याल से ऊपर वाली ही है, क्योंकि 20 √3 25 से बड़ा है, 18 16 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं अगर मैं ऊपर की तरफ एरो बनाऊं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ एक एरो बनाऊं, तो इस एरो का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा 20 √3, 20 √3 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि 16 + 25 = 41, 41 में से अगर 18 चला गया तो 23 बचेगा। ठीक है, तो लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, नेट वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही है, 20 √3 -23। इसी तरीके से यहाँ पे 25 √3 +20 है, तो ये कितना हो गया? इधर की तरफ मैं बना दूंगा, इधर की तरफ मैं बना दूंगा 25 √3। ठीक है, और -16, ये 20 -24, तो ये देखो -16 बचेगा ये। ठीक है, आप एक बार खुद भी चेक कर लो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो बस अब हमने इन आठों को सॉल्व करके, इन आठों को एडजस्ट करके दो वेक्टर बना दिए। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, विच इज बेसिकली, ये मैं पैरेललोग्राम लॉ से मैंने डायग्राम बना दिया, मतलब इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आएंगे अगर, तो ठीक है, तो ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा √20 √3 - 23 का स्क्वायर +25 √3 -16 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो ये मैंने फिगर से सम निकाल दिया। अब मैंने ये क्यों लिखे थे? क्या इससे भी सम निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता था। इससे सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो रिजल्टेंट है उसमें क्या करेंगे? आप आई के टर्म्स को इकट्ठा कर लो। जैसे आई यहाँ पे कितना है? 20, और फिर यहाँ पर कितना है? -24। तो ठीक है, मैं 20 -24, और फिर कितना है? F3 में कितना था? -12। ठीक है, तो -12, और यहाँ पे कितना था? F4 में था 25 √3। ठीक है, 25 √3, तो +25 √3, ये मैंने आई को इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से जे को इकट्ठा कर लो। तो जे को इकट्ठा करेंगे तो 20 √3 था। ठीक है, 20 √3 पहला वाला था। सेकंड वाला था 18। ठीक है, तो +18। थर्ड वाला था -16, तो -16। और फोर्थ वाला था -25, तो -25। और अब इनको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप के साथ कितना आया? ये आ जाएगा 25 √3, और नोटिस करो -16। देखो ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो हमने यहाँ पे लिखा है, 25 √3। तो ये डायग्राम से निकाला था, और ये मैंने बिना डायग्राम के केवल आई और जे को लिख के अगर मैं कर दूं, ठीक है, और साथ में आ जाएगा +j, और जे के साथ कितना आएगा देखो, तो वही आ गया 20 √3 -23। ठीक है, ये लिखा था अपन ने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज हम डायग्रामेटिकली कर रहे हैं, यहाँ पे वही चीज हम एलजेब्रा की फॉर्म में लिख रहे हैं, आई और जे की फॉर्म में। समझ रहा है? जो भी एरो तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, उस एरो की लेंथ देखो यहाँ पे रिवील आती जा रही है। मतलब तुम जो एरोस ड्रॉ कर रहे हो वो डायरेक्शन और लेंथ प्लस माइनस से डिसाइड हो रही है।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कर रहे हो तुम लिखने में भी वही कर रहे हो, बस एक जगह तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम से कर रहे हो और दूसरी जगह तुम आई जे के लिख के कर रहे हो, तुमको जो अच्छा लगे तुम वैसे कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रिजल्टेड। तो समझ तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सर इतनी लंबी प्रोसेस है, भाई ये लंबी नहीं है, ठीक है, तुम लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे ना इसको, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगी, तुम बहुत तेजी से करोगे ये सारे काम। ठीक है, क्योंकि ये साइंस पढ़ने वाला बच्चा बच्चा देश का बच्चा बच्चा जो साइंस पढ़ रहा है 11th लेवल तक पहुंच गया है, वो ये काम नियरली परफेक्शन के साथ करता है, कभी गलती नहीं करता। ऑब्वियसली सीखते समय गलती होती है। सेम चीज आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में एक्सपीरियंस करी होगी कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमसे काफी गलतियां होती हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद गलतियां होना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, ठीक है, सब लोग परफेक्ट हो जाते हैं। ये चीज एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। जैसे आप याद करो कि जब आपने जूनियर ग्रेड्स में बहुत छोटे जब आपने जब एडिशन सीखा होगा तब आप एडिशन में भी गलती करते होंगे, क्या आप आज गलती करते हो एडिशन में? नो। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्शन सीखा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उस समय आपने गलतियां करी होंगी, लेकिन जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाती है, आप बड़े आसानी से इनको करने लग जाते हो। तो ये सब भी एक्चुअली बहुत आसान चीजें हैं, आप अभी सीख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेगुलर चीजें हैं जो आप करोगे। मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये चीज हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम दूसरे चैप्टर्स में इसको अप्लाई कर सके, यानी कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स दैट विल बी अप्लाइड इन फिजिक्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स बेटर। और बच्चों, तो मैंने जो भी चीजें यहाँ पे आप लोगों को सिखाई हैं उससे रिलेटेड ये देखो, ये सोल्यूशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में है, वट एवर आई हैव डन, ठीक है, आंसर्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो बच्चों, मैंने जो भी चीज आपको सिखाई है इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी, मतलब जो भी मैंने पढ़ा है वो पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो मेक यूज ऑफ देम। ठीक है, असाइनमेंट्स को बिल्कुल सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, एफर्ट लगाइएगा, डोंट गिव अप इजीली। बच्चों, आप जो भी चीज नहीं सीख रहे हैं उसमें आपको शुरू में एफर्ट लगाना पड़ता है, और एफर्ट लगा के ही आप लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, तो सीखिए अच्छे से। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक भी करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, गिव मी फीडबैक सो दैट आई कैन इंप्रूव अपॉन माय डिलीवरी। ठीक है, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को सीखेंगे। ऑलराइट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय गाइस।